जय हिंद बच्चों। वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं मुकेश प्रजापति आपके लिए लेके आऊँ एमसीक्यू, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर? तो पिछले लेक्चर भी हम लोगों ने करीबन 12 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके यहाँ पर देख लिए हैं। अब नेक्स्ट 13 जो पार्ट है आपका, 13th पार्ट ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रखा था। उस क्वेश्चन का नाम हो सका तो आपको पता है या नहीं है। क्लियर? तो वो क्वेश्चन आप देख लो। क्लियर? और इसका आंसर आप लोगों से मैंने पूछा था, ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें कि आप सबसे जल्दी वैरायटी क्या कर लोगे, डेवलप कर लोगे। तो पहला ये जो है इंट्रोडक्शन। क्लियर? इसका आंसर तो आप सभी को पता है भैया, सब लोग जानते हो, कल मैंने आपको बता भी दिया था, वो है म्यूटेशन। क्लियर? म्यूटेशन एक ऐसी मेथड है जिससे कि सबसे फास्ट क्या होता है, आप वैरायटी डेवलप कर सकते हो। क्लियर? तो इसका आंसर सी है। क्लियर? आपको बोला है कि इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग की या पादप प्रजनन की सबसे फास्ट मेथड कौन सी है? तो यहाँ सबसे फास्ट मेथड मीन्स सबसे तेज। क्लियर? सबसे जल्दी कौन सी मेथड से आप वैरायटी डेवलप कर सकते हो। क्लियर? तो सबसे फास्ट है म्यूटेशन। ये ध्यान रखना, ये मैं आपको कल भी बता दिया था। अब यहाँ पर हम एक एक चीज को देखते हैं। तो एक एक चीज कौन सी? तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब ये देखो, ये जो है चारों की चारों जो मेथड है, ये कौन सी है? ये प्लांट ब्रीडिंग की मेथड से ही है। आया ना समझ में? ये चारों जो मेथड है ये प्लांट ब्रीडिंग की मेथड ही होती है, मीन्स पादप प्रजनन की। पादप प्रजनन के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी आवश्यकता के अनुरूप क्या करते हैं, वैरायटी को डेवलप करते हैं। मतलब हमको जैसी चाहिए, क्लियर, हमको जो जो गुण चाहिए किस्म के अंदर, फसल के अंदर, हम वो किस्म तैयार करते हैं। किसके द्वारा? पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। तो प्लांट ब्रीडिंग तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर? पादप प्रजनन क्या होता है? वैरायटी डेवलप करने की एक ब्रांच है। क्लियर? इसका रिलेशन जेनेटिक्स है। तो जो परिचयन है ये पूरा ही स्थापन है। सबसे पहले हम उसको समझते हैं, ये क्या है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो पूरा स्थापन या आपका परिचयन है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सीधा होता है किसी नए स्थान पर किसी फसल को लगाना। क्लियर? तो सीधा मीनिंग ध्यान रखना, अगर आप किसी ऐसे स्थान पर किसी फसल को ले जाकर लगा रहे हो जहां पर वो फसल पहले नहीं पाई जाती थी, आप क्या किया, आपने उसके बीज ले जाकर उस स्थान पर उस फसल को लगाया, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको इंट्रोडक्शन कहेंगे। अब यहां से कैसे वैरायटी डेवलप हो जाएगी? तो भैया सीधी सी बात है, अगर मान लो आप कहीं से कोई सी ऐसी क्रॉप लाए जो वहां पर नहीं होती थी, आप दूसरी जगह से लाए, आपने ऐसे क्षेत्र में लगाई जहां पर वो नहीं उगाई जाती थी। हो सकता है आप उसके बीज को लाए, आपने लगाया और पता चले कि आपके यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा उसको सूट कर गया कि जहां से आप लाए वहां से डबल उत्पादन आपके यहाँ देने लग गई। तो ये एक नई वैरायटी डेवलप हो गई आपके लिए। आया ना समझ में? तो इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा, इसका मेथड ये भी होता है कि जंगली पौधों को की खेती करना। आया ना समझ में? या खेत में लगाना, ये दोनों का मीनिंग एक ही है। ये दोनों आप जो देख रहे हो, किसी नए स्थान पर किसी फसल को लगाना। क्लियर? किसी नए स्थान पर फसल को ले जाकर वहां पर फसल को लगाना, ये आपका क्या कहलाता है? पूरा स्थापन या इंट्रोडक्शन या परिचयन कहलाता है। या फिर किसी जंगली पौधे को क्या करना है आपको, उसको खेत में लगाते हैं। क्लियर? मान लो कोई, जैसे आजकल बाबा रामदेव, आजकल जो है एलोवेरा जो होता है, क्लियर, ग्वारफाटा जिसको कहा जाता है, पहले वो जंगलों में आप सब लोगों ने देखा है, कोई वैल्यू नहीं थी उसकी, जहां देखो वहां उगाता था। लेकिन आजकल आप देख रहे हो कि उसकी खेती हो रही है बकायदा। आया ना समझ? वो एक जंगली पौधा है, उसकी क्या की जा रही है? खेती की जा रही है।
तो यहाँ क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। तो ध्यान रखना कि जंगली पौधे को भी अगर आप क्या करते हो, लगाते हो, क्लियर। हाँ, प्लांट इंट्रोडक्शन में वाइल्ड रिलेटिव्स को ग्रो करते हैं। हाँ, तो किसी भी जंगली पौधे को क्या करो, खेत में अगर आप लगाते हो तो उसको हम इंट्रोडक्शन कहेंगे। तो ये दोनों जो हैं ये इंट्रोडक्शन के ही मतलब होते हैं। अब इंट्रोडक्शन कहाँ देखा जा सकता है, तो इंट्रोडक्शन हम मूंगफली, जैसे भारत में मूंगफली नहीं होती थी भैया, मूंगफली जो पुर्तगाली थे वो अपने साथ क्या है लाए थे, क्लियर, और भारत में फिर उसकी खेती शुरू कर दी थी। इसके अलावा दूसरा अगर देखा जाए तो सिनकोना, सिनकोना आप सब जानते हो, सिनकोने का वृक्ष होता है, सिनकोना वृक्ष, क्लियर, जानते हो। अच्छा आप मुझे बता दो सिनकोना, क्लियर, ये वृक्ष जो होता है, ये एग्रीकल्चर की एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि सिनकोना का जो वृक्ष होता है उसकी छाल से कौन सी बीमारी की दवाई बनाई जाती है। तो आप चैट सेक्शन में लिख के बताओ भैया, मैं भी देखता हूँ आपको पता है या नहीं है। सिनकोना के वृक्ष की जो छाल होती है उससे कौन सी दवाई बनाई जाती है, कौन सी बीमारी की दवाई। ये भी हम कहाँ से लाए भैया, तो ये पेरू से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं ये, पेरू। पेरू आप सभी को मालूम है, पेरू एक देश है जो कि यूएसए का हिस्सा है, क्लियर, ये दक्षिण अमेरिका का देश है, क्लियर। हाँ हाँ, तो सौरभ तिवारी जी बोल रहे हैं पीलिया की दवाई बनती है, और बिट्टू जी बोल रहे हैं दमा की दवाई बनती है। आप में से और किसी को पता है जो सिनकोना है, सिनकोना जो वृक्ष होता है उसकी छाल से कौन सी दवाई बनती है, क्लियर। उमेश जी जय हिंद भैया, बताओ जल्दी फटाफट बताओ भैया, जिसको भी पता है वो बताओ, वेट मत करो। तो ध्यान रखना भैया, सिनकोना जो है इसकी छाल से मलेरिया की दवाई बनती है, किसकी, मलेरिया की। और उस दवाई का नाम क्या है, तो उसका नाम सभी को पता है, कूनेन। आप सभी लोग कूनेन की गोली खाते हो जब आपको मलेरिया हो जाता है, क्लियर। हाँ, वासुरी जी ने बताया है सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है, ये करेक्ट है। तो सिनकोना की जो छाल होती है उससे मलेरिया की दवाई बनती है, और उस दवाई का नाम क्या है, तो कूनेन। सिनकोना की छाल से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, यौगिक मिलता है, उसका नाम क्या है, कूनेन है। और कूनेन आपने देखा होगा, जब भी अगर आपको मलेरिया हो जाता है तो हल्के से वो हल्के लाइट ब्लैक कलर के पत्ते में गोली आती है, जिसको क्या कहा जाता है, वो कूनेन की गोली होती है जो मलेरिया में काम की करती है। तो कूनेन की गोली का ध्यान रखना भैया, ये पूछा आता है, सिनकोना की छाल से मिलता है। अच्छा दूसरा एक चीज और बताओ, ये मलेरिया आप सभी को पता है भैया, मलेरिया किससे होता है, तो आप सभी को पता है मादा एनाफिलीज मच्छर, क्लियर। आप सभी को पता है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। लेकिन मलेरिया का जो है, हाँ, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये तो आप 8वीं के बच्चे को पूछ लो वो बता दोगे। लेकिन आप ये बताओ कि मादा एनाफिलीज मच्छर वो कौन सा पैथोजन आपकी बॉडी में छोड़ता है काटने के बाद, जिससे आपको मलेरिया होता है। ये मच्छर तो काटता है, केवल काटने से नहीं होता है, काटते समय जब वो आपके बॉडी से खून को चूसता है तो एक पैथोजन आपकी बॉडी में छोड़ के जाता है, उसके कारण मलेरिया होता है। तो वो पैथोजन कौन सा है वो बताओ, आपको पता है कुछ? ये कई एग्जामों में पूछा भी है, अधिकतर जीके में या फिर एग्रीकल्चर में भी पूछ लेता है, क्या है उसमें, क्योंकि उसका भी रिलेशन है। तो ध्यान रखना, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया तो होता है, लेकिन कौन सा ऐसा पैथोजन है जो आपकी बॉडी में वो छोड़ के जाता है। तो वो पैथोजन जो होता है ना, वो है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। ये ध्यान रखना हमेशा, प्रोटोजोआ, क्लियर। किसको छोड़ता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। और वो प्रोटोजोआ का नाम पता है क्या है? उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया में जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, जब हमें काटता है तो ये क्या करता है,
अपना खून चूसता है, लेकिन खून चूसने के साथ साथ क्या करता है, उसको पेट भी तो खाली करना है, तो वो क्या करता है, खून जैसे ही चूसते जाता है वैसे वैसे आपकी बॉडी में ये प्रोटोजोआ छोड़ते जाता है, और ये प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, और इसी के कारण मलेरिया रोग होता है। क्लियर? हाँ बिल्कुल सही, उमेश जी ने बता दिया, प्रोटोजोआ, बिल्कुल सही जा रहे हो उमेश जी। तो ये सिनकोना जो है ये कहां से लाया गया था भारत, ये पेरू से। पेरू दक्षिण अमेरिका का एक क्या है, देश है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा पपीता भी होता है। क्लियर? तो पपीता का भी इंट्रोडक्शन हुआ है भारत में। पपीता कहां से आया है, तो पपीता जो आया है वो है वेस्ट इंडीज से। क्लियर? पपीता सब जानते हो, तो भारत में पपीता नहीं होता था, ये कहां से आया, तो भैया ये वेस्ट इंडीज। क्लियर? वेस्ट इंडीज सब जानते हो। क्लियर? वहाँ का एक बेहतरीन क्रिकेटर है ब्रायन लारा है, और आजकल जो बहुत फॉर्म में चल रहा है क्रिस गेल। क्लियर? वेस्ट इंडीज का ही है ना, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा छक्के लगाता है। तो ये जो है ये क्या है, दूसरे देश से जहां पर उसकी खेती नहीं होती, लेकिन दूसरी जगहों से लाकर अगर आप किसी फसल को वहां लगाने लग जाओगे तो वो इंट्रोडक्शन होता है। वैसे के वैसे जैसे कि आप कभी किसी ऐसी जगह, मान लो शादी में गए जहां आप पहले कभी नहीं गए, हर कोई आपको नया दिख रहा है, बस एक आध आपके कोई जीजा जी या कोई भी अगर मान लो हैं आपके परिचित, तो वो क्या करेंगे, आपको सबसे इंट्रोडक्शन कराएंगे। मतलब आप नई जगह गए ना, तो वहां सबसे इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो बस ये इंट्रोडक्शन आप इसमें भी होता है, प्लांट ब्रीडिंग में भी। क्लियर? कभी कभी इंट्रोडक्शन में क्या है कि कोई फसल ऐसी जगह ले जाकर लगाते हैं जहां वो पुरानी जगह जहां लग रही थी उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन देती है, तो इस प्रकार ये नई वेराइटीज उसकी डेवलप की जाती है उस क्लाइमेट के हिसाब से। दूसरा यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो है क्या है, संकरण। क्लियर? संकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन। अब ये संकरण क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो संकरण समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि संकरण होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है क्या। क्लियर? तो इसका डेफिनेशन आपको क्लियर करना पड़ेगा आपके माइंड में। तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, कई बार इसका देखो 3 डेफिनेशन यहां ध्यान रखना। एक तो ये ऑलरेडी संकरण जो यहां पर है इसका डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए संकर का। क्लियर? जिसको हम क्या बोलते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। क्लियर? और तीसरा डेफिनेशन एक और होता है, तो तीसरा डेफिनेशन जो है वो है संकर ओज, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर। क्लियर? ये 3 डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ये तीनों डेफिनेशन अगर क्लियर है तो आपका जो है काफी कुछ जो है संकरण वो क्लियर हो जाता है। क्लियर? हाँ पहले तो हम पढ़ते हैं कि संकरण क्या है। ये संकरण क्या है जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। तो संकरण का मतलब होता है, यहां ध्यान रखना, आनुवंशिक रूप से 2 भिन्न जीवों में क्रॉस। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। अगर मान लो ऐसे 2 जीव हैं जो अनुवांशिक रूप से क्या है, अलग अलग है। अनुवांशिक मतलब उसके जीनोटाइप अलग अलग है, मतलब दोनों जीव के जीन अलग अलग हैं। अगर ऐसे जीवों के बीच में अगर आप क्रॉस कराओगे तो उसी को कहा जाएगा संकरण। इसके अलावा दूसरी किसी क्रिया को संकरण नहीं कहेंगे। मतलब जो 2 जीव है, 2 जीव कौन कौन से, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल करके आपको बताता हूँ भैया 2 जीव कौन कौन से। तो एक जैसे मेंडल ने लिया था, एक लंबा पौधा लिया था। कैसा लिया था? लंबा। इसके लिए ये कैपिटल टी। क्लियर? एक प्रभावी आपने शुद्ध लंबा पौधा लिया और उसका क्रॉस किससे कराया, तो उसका जो है शुद्ध बोना पौधा जो होता है उससे कराया, तो ये स्मॉल टी। तो इसके अंदर शुद्ध लंबेपन के जीन अलग हैं, कैपिटल टी, और इसके अंदर देखो तो बोनेपन के जीन अलग अलग हैं। कौन से? स्मॉल टी। तो ये जेनेटिकली क्या है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों भिन्न हैं। आया ना समझ में? इनके बीच में अगर आप क्रॉस करा रहे हो तो ये आपका संकरण है। क्लियर? लेकिन अगर मान लो आपने लंबा पौधा शुद्ध लिया और दूसरा भी लंबा पौधा लिया और इनके बीच में क्रॉस करा रहे हो तो फिर ये संकरण नहीं है, फिर ये क्या है, फिर है प्योर लाइन। आया ना समझ में? फिर क्या हो जाएगा, ये प्योर लाइन हो जाएगा। तो संकरण का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि संकरण क्या होता है, आनुवंशिक रूप से जो 2 भिन्न जीव है। क्लियर? जेनेटिकली जो 2 डिफरेंट, एक लंबा है एक बोना है। क्लियर? या फिर एक लाल फूल वाला है एक सफेद फूल वाला है।
क्लियर, एक के बीज गोल है, एक के झुर्रीदार है। क्लियर, दो अगर जेनेटिकली अगर दो डिफरेंट अगर जीव हैं तो उनके बीच में क्रॉस को ही हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहेंगे। क्लियर, इतना अगर क्लियर हो गया तो आप ध्यान रखना। अब इस संकरण, देखो किसी भी जो जीव का जो जीन होता है उससे पहले क्या बनता है, तो पहले बनता है गेमेट। क्लियर, और अगर गेमेट सेम है मतलब जीन अगर होमोजाइगस है तो होमोजाइगस जीन का जो है उसका जो गेमेट बनेगा वो एक ही बनेगा। आया ना समझ में। यहाँ पर भी होमोजाइगस मतलब एक जैसे जीन, तो यहाँ पर भी देखो एक जैसे हैं तो इसका गेमेट भी यही बनेगा। इनके क्रॉस से ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कहेंगे हम F1 PD, और यही है आपका संकर। आया ना समझ में, हाइब्रिड यही होता है। क्लियर, तो अनुवांशिक रूप से दो भिन्न जीवों के बीच में कराया गया क्रॉस क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्लियर, दूसरा संकरण से प्राप्त जो संतति होती है, आपने हाइब्रिडाइजेशन कराया, इससे आपको जो प्रोजेनी या फर्स्ट पीढ़ी जो मिली, क्लियर संतति मिली, F1 जनरेशन, इसी को आप क्या कहोगे, तो इसी को कहोगे संकरण, संकर पौधा या हाइब्रिड। आया ना समझ में। अब संकर ओज क्या होता है, एक और बीमारी आपके सामने है कि भैया आप बोलोगे कि सर संकर ओज क्या है, संकर ओज, क्लियर, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर। क्लियर, ये ध्यान रखो, हाइब्रिड विगर, इसको हेटेरोसिस भी कहा जाता है, हेटेरोसिस। कई जगह जो है आप हेटेरोसिस वर्ड भी देखोगे, तीनों एक ही है। संकर ओज बोलो, ये ओज है और मत पढ़ लेना इसको, संकर ओज, हाइब्रिड विगर या फिर हेटेरोसिस। तो इनको अगर आप देखोगे तो ये तीनों एक ही वर्ड है और ये बार बार पूछे जाते हैं। कब, अगर आप बोल दो कि भैया ये जो जनक हैं, पेरेंट्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन में जो दो जनक हैं, इन दोनों जनक के क्रॉस से जो संतान मिली भैया वो हेट्रोजाइगस रहेगी। हेट्रोजाइगस मतलब इसमें दोनों के जीन है, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, तो यहाँ आपका जो रहेगा वो हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी संकर हमेशा रहेगा। ये तो क्लियर है। कभी भी होमोजाइगस संकरण की जो संतान मिलेगी वो कभी भी होमोजाइगस नहीं मिलेगी, हमें हेट्रोजाइगस ही मिलेगी, विषम युग्मजी ही मिलेगी। क्लियर, तो ये मिल गई। अगर इन दोनों से इसके गुण अच्छे हैं, मतलब आपने जो चाहा कि भैया इस दोनों के क्रॉस से ऐसी संतान बन जाए, और अगर बन गई मतलब वांछित गुण, मतलब आपने जो सपोज किए थे वही गुण अगर संतान में आए और संतान इन दोनों से अगर अच्छी है, तो ऐसी कंडीशन में ये संकर तो है, लेकिन कैसा संकर है, तब हम इसको संकर ओज या हाइब्रिड विगर या फिर हेटेरोसिस कहेंगे। तो ये तीनों वर्ड ध्यान रखना भैया। संकरण क्लियर हो गया। संकरण अनुवांशिक रूप से दो भिन्न जीवों के क्रॉस को संकरण कहते हैं। संकरण से प्राप्त F1 संतति या हेट्रोजाइगस को आप क्या कहोगे, संकर या हाइब्रिड कहोगे। और अगर आपका हाइब्रिड या F1 पीढ़ी अगर जनक या पेरेंट से अगर अच्छा है तो ऐसी स्थिति में हम इसको संकर ओज या हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस कहेंगे। क्लियर, तो ये होता है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, संकरण अलग अलग प्रकार का होता है भैया, दो वंश के बीच में भी करा सकते हो। क्लियर, तब हम इसको अंतरवंशीय कहेंगे। आया ना समझ में, मतलब जैसे दो अलग अलग, आपने पता है ना, जैसे मान लो आप यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर दो अलग अलग वंश के बीच में अगर आप कराते हो तो आप इसको क्या कहोगे, तब हम इसको अंतरवंशीय या इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्लियर, तो जो आपका ट्रिटिकेल निकला हुआ है, ट्रिटिकेल गेहूं गुणा राई, इन दोनों के वंश अलग अलग है। गेहूं का वंश है ट्रिटिकम मीन्स जीनस, गेहूं का जो वंश या जीनस क्या है, ट्रिटिकम, और राई का जो है वो क्या है, तो वो है ब्रेसिका। क्लियर, तो इन दोनों वंश अलग अलग होने के कारण इनके बीच में अगर आप क्रॉस कराओगे तो ये अंतरवंशीय संकरण होगा। अंतर जातीय भी होता है, दो अलग अलग जातियों के बीच में, अंतरा जातीय भी होता है, एक ही जाति की दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में। तो कई प्रकार के संकरण या हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर, लेकिन संकरण में एक क्रिया होती है, एक क्रिया का नाम ध्यान रखना भैया, इसका वो कई बार पूछता है। संकरण के अंदर जब भी हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो एक नर होता है, एक मादा होता है। क्लियर, नर और मादा के बीच में अगर आप क्रॉस कराना है, और अगर दोनों आपने जो नर मादा लिए अगर दोनों के फूल द्विलिंगी हैं, बाइसेक्सुअल है, तो आपने जिसको मादा माना है
मतलब जिस पेरेंट को आपने मादा या फीमेल माना है उसमें आपको पुंकेसर, उसके फूल से पुंकेसर आपको निकालने पड़ेंगे पॉलिनेशन के पहले। तो इस यहां पर एक क्रिया आती है, हिंदी में उसका नाम शायद विपुंशीकरण है। क्या है? विपुंशीकरण। क्लियर? और इंग्लिश में इसका नाम है इमैस्कुलेशन। क्या है? इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन में ध्यान रखना भैया, जब भी संकरण कराएंगे और अगर फूल द्विलिंगी है, कौन सा? मादा वाला, तो मादा फूल में क्या करेंगे? ये मादा फूल में ही होता है, नर फूल में नहीं करते। नर फूल का तो परागकण चाहिए आपको, वो तो आपको लगेगा। तो मादा फूल से, किससे? मादा फूल से पुंकेसर या एंड्रूशियम को हटाना, ये ध्यान रखना भैया। ये क्रिया क्या कहलाएगी? तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाएगी? इमैस्कुलेशन कहलाएगी। क्लियर? तो अगर मान लो आप मादा फूल से पुंकेसर को हटाते हो तब आप इसको क्या कहोगे? तब हम इसको इमैस्कुलेशन की क्रिया कहेंगे। आया ना समझ में? तो ये आप देखते हो कि ये क्रिया भी आपको वो मोस्ट आईएमपी पूछी जाती है। इसके अलावा आपको बैगिंग है, टैगिंग है, बहुत सारी क्रियाएं होती है और लास्ट में हाइब्रिड वैरायटी प्रिपेयर होती है। क्लियर? तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये ध्यान रखना भैया। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपका आता है म्यूटेशन। क्लियर? तो म्यूटेशन क्या होता है? तो म्यूटेशन का डेफिनेशन ध्यान रखना, किसी जीव के जीन में अचानक बदलाव करना। क्लियर? कोई सा अगर मान लो जीव है, उसका जो जीन है, जीन आप सभी को पता है भैया, आनुवंशिकता की इकाई क्या कहलाती है? जीन है। क्लियर? तो डीएनए भी है। डीएनए क्या होता है? डीएनए के खंड को ही तो जीन कहेंगे। अगर जीन है तो फिर जीन ही सही है। और अगर देखो भौतिक इकाई में जीन कहा जाता है और अगर रासायनिक इकाई बोलो तो वो डीएनए। क्लियर? तो डीएनए के खंड को ही जीन कहते हैं। अगर मान लो किसी जीव के का जो अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ कौन सा? जीन। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। क्यों? ये ध्यान रखना भैया, ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर लेना। कभी कभी आपको जो है ना, जो एएफओ का जो एग्जाम है ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं कि जो अनुवांशिक पदार्थ होता है तो डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? डीएनए तो अनुवांशिक का मुख्य पदार्थ है और आरएनए तो वाहक होता है, मैसेंजर होता है। लेकिन सामान्य रूप से डीएनए अधिकतर आप देखते हो कि भैया अनुवांशिकता की इकाई डीएनए होती है। लेकिन मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने का काम तो डीएनए ही करेगा। लेकिन जो वायरस होते हैं और जो पादप वायरस होते हैं, प्लांट वायरस, जो पौधों के अंदर जो वायरस अधिकतर पाए जाते हैं, उनमें अगर आप देखोगे तो ये आपका जो डीएनए नहीं होता है, उनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? आरएनए होता है। और आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है उसमें भी आप देखते हो, आपको बार बार देखने को मिलता है क्या? कि आरएनए में म्यूटेशन हो गया है। तो ये डबल म्यूटेंट आ गया, ट्रिपल म्यूटेंट वायरस। ध्यान रखना भैया, ये म्यूटेशन क्या होता है? जीन में अचानक बदलाव होना, एकदम से, मतलब बहुत फास्ट। इसीलिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? म्यूटेशन है। अभी आपने देखा कि जस्ट पिछले साल जो कोरोना चल रहा था, वैज्ञानिक बोले ये डबल म्यूटेंट वाला आ गया, और कहीं जगहों तो बोले ट्रिपल म्यूटेंट वाला कोरोना आ गया है। तो इसमें बहुत फास्ट बदलाव होता है जीव में। क्लियर? इसी को कहा जाता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन किससे होता है? तो म्यूटेशन के कई कारण हो सकते हैं। भौतिक कारण, टेम्परेचर भी हो सकता है। क्लियर? सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती वो भी हो सकता है म्यूटेशन का कारण, या फिर रासायनिक पदार्थ भी हो सकते हैं। तो कई सारे पदार्थ म्यूटेशन के कारण हो सकते हैं। जनरली अगर विकिरण में या रेडिएशन में अगर म्यूटेशन सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है म्यूटेशन के लिए, तो वो जो उपयोग होता है वो किसका होता है? एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। क्लियर? और एक्स किरणों के लिए एक्स विकिरण का उपयोग सबसे ज्यादा यहाँ पर किया जाता है। क्लियर? और इसको खोजा था किसने? ये ध्यान रखना भी है, इसको खोजा था रोंटजन ने। क्लियर? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि एक्स विकिरण की खोज किसने की थी? तो एक्स विकिरण की खोज की थी रोंटजन ने। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन इसका भी ध्यान रखना
कि फसलों में म्यूटेशन के लिए, फसलों में म्यूटेशन के लिए सबसे पहले जो एक्स किरणों का उपयोग किया था, तो वो किसने किया था? तो वो किया था मूलर, एक वैज्ञानिक है, ये चीज ध्यान रखना। मूलर ने सबसे पहले क्या किया था? एक्स किरणों का उपयोग फसलों में म्यूटेशन के लिए किया था, लेकिन खोजा था इसको रोंटजन ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार आता है, तो ये चीज ध्यान रखना। रोंटजन ने एक्स किरणों को खोजा और फसलों में म्यूटेशन के लिए एक्स किरणों का जो उपयोग किया है वो किसने किया है? तो वो किया है मूलर ने। इस चीज को ध्यान रखना। काफी सारी जो वेराइटीज है, जैसे आपने देखा होगा कि जब सबसे पहले जब हरित क्रांति शुरू हुई, तो हरित क्रांति के अंदर आपने देखा होगा कि भैया जो लर्मा रोजो और सोनारा 64, ये जो ड्वार्फ वैरायटी थी, ये भी म्यूटेशन से ही तैयार की गई थी। आया ना समझ में? जो एक्स विकिरण के म्यूटेशन से ही ये दोनों किस्में तैयार की गई थी। फिर ये भी ध्यान रखना कि जो IR8 है और TN1 ताइचुंग नेटिव 1, ये किसकी है? ये धान की किस्म है IR8 और ताइचुंग नेटिव 1। ये भी क्या है? ये भी म्यूटेशन से ही तैयार की गई किस्में है। क्लियर? ये दोनों गेहूं की है, ये मैक्सिको अमेरिका में तैयार की गई थी और वहां से हम कहाँ लाए थे? इसको भारत लाए थे। IR8 और TN1 जो है ये किस्में, इनका भी ध्यान रखना भैया। ये जो वेराइटीज है, क्लियर, ये धान की और ये भी म्यूटेशन से ही तैयार की गई थी। हाँ, एक और धान की, ये सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जब हरित क्रांति शुरू हुई थी तब। इसके बाद तो बहुत सारी वेराइटी है, जैसे जगन्नाथ। क्लियर? जगन्नाथ धान की सबसे बेस्ट वेराइटी है जो कि म्यूटेंट द्वारा तैयार की गई। एक और धान की किस्म है सत्तारी, ये भी ध्यान रखना भैया, ये भी म्यूटेशन से तैयार की गई थी। ये दोनों धान की किस्में है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। ये पूछा आता है, तो ये था म्यूटेशन, जीन में अचानक बदलाव। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपका आता है सिलेक्शन या वरण। क्लियर? तो सिलेक्शन या वरण के बारे में एक चीज ध्यान रखना भैया, इसका मतलब क्या है? सिलेक्शन या वरण या चयन, तो इसका मतलब होता है सबसे प्राचीन विधि। ये चीज ध्यान रखना, ये सबसे प्राचीन है। पादप प्रजनन की जितनी भी 5-6 विधियां होती है उसमें सबसे प्राचीन जो मेथड है किसकी? प्लांट ब्रीडिंग की, वो कौन सी है? तो वो है सिलेक्शन, वरण या चयन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पादप प्रजनन की सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो वो है चयन या सिलेक्शन। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो, चयन जो होता है, सिलेक्शन, वो दो प्रकार का होता है। एक जो होता है वो है प्राकृतिक चयन। क्लियर? तो प्राकृतिक चयन, अब यहां पर आप देखोगे तो फट से समझ में आ जाएगा कि क्यों ये सबसे पुरानी विधि है। क्यों? क्योंकि जब से प्रकृति बनी है, मतलब जब से पेड़ पौधे जीव जंतु अस्तित्व में आए हैं, प्रकृति ने तब से सिलेक्शन शुरू कर दिया है। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी, ये नेचर रहेगा, तब तक सिलेक्शन होता रहेगा। ये कभी भी न रुकने वाली एक क्रिया है। कौन सा? नेचुरल सिलेक्शन। प्रकृति क्या करती है? जो जीव प्रकृति को एडॉप्ट कर सकता है, मतलब प्रकृति में सर्वाइव करने की जिसकी इम्यूनिटी और कैपेसिटी होती है, प्रकृति उसी जीव को क्या करती है? अपने पास रखती है। क्लियर? और बाकी जो है उन जीवों को क्या करती? वो या तो पैदा ही नहीं होने देती, या फिर पैदा भी अगर हो जाते हैं तो कुछ समय बाद क्या करती है? उनको नष्ट कर देती है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये क्या है? सबसे प्राचीन विधि होती है ये आपका प्राकृतिक चयन। दूसरा एक होता है कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन, तो कृत्रिम चयन में ध्यान रखना भैया, कृत्रिम चयन जो होता है ये अलग अलग टाइप का होता है। क्लियर? कृत्रिम चयन मतलब इसमें चयनकर्ता या सिलेक्शन करने की जो भूमिका होता है, सिलेक्टर की भूमिका कौन निभाता है? तो मनुष्य निभाता है भैया। मनुष्य क्या करता है? जो अच्छे गुण वाली जो वैरायटीज होती है या अच्छे गुण वाली जो संतति होती है उसको क्या करते हैं? हम अपने पास रख लेते हैं और बाकी को मार्केट में बेच देते हैं। जैसे मान लो गेहूं, अगर आपको मान लो अगले साल के लिए गेहूं लगाना है, अभी आपके खेत में खड़ा है गेहूं या मक्का खड़ा है, तो
तो आपको अगर मान लो वो कंपोजिट वैरायटी है, जैसे मक्का की कंपोजिट वैरायटी है, आपको अगले साल इसी बीज को उपयोग करना है, तो आप क्या करोगे, एक बड़ा सा थैला लोगे और खेत में घूमोगे, और जो अच्छा वाला बड़ा वाला भुट्टा होगा जिसके में बढ़िया दाने भरे हुए हैं और बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रहा है, कोई डिसीज इंसेक्ट कुछ नहीं लग रहा है, उस पौधे के भुट्टे तोड़ तोड़ के आप थैले में डाल लोगे और बाकी को सबको काट के क्या करोगे, वो मक्का को मार्केट में बेच दोगे। इन भुट्टों को क्या करोगे, आप रख दोगे और अगले साल फिर क्या करोगे, इसको लगाओगे। ये क्या है, ये सिलेक्शन है, आया ना समझ में। तो ध्यान रखना, तो ये कृत्रिम चयन है। यहाँ पर जो मनुष्य है वो क्या करता है, सिलेक्टर का जो पार्ट अदा करता है, भूमिका निभाता है। और यहाँ कौन करता है, यहाँ नेचर करता है, प्रकृति। आजकल हो सकता है ये कोरोना, ये सिलेक्शन ही चल रहा हो प्रकृति का, आया ना समझ में। अब यहाँ पर जो कृत्रिम चयन है, इसमें एक तो होता है मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन, मास सिलेक्शन क्या होता है भैया, एक बहुत बड़ी समष्टि, मतलब बहुत बड़ी, अगर किसी भी जीव की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से अगर आपने कुछ अच्छे क्वालिटी वाले, अच्छे गुण वाले पौधों को, या फिर कोई से भी जीव के बारे में बोल दो, पौधे के बारे में बोल दो, फसल के बारे में बोल दो, क्लियर। मान लो आपका 50 हेक्टेयर में गेहूं लगा है, उसमें से आपने अच्छे अच्छे जो पौधे हैं सब छांट लिए, क्लियर, और अगले साल उनको लगाया, फिर उनको लगाया, फिर उनमें से अच्छे अच्छे छांट लिए। ऐसा आप 8-10 साल तक करते रहो, तो 8-10 साल के बाद में आपको जो एक अलग ही वैरायटी मिल जाएगी, जो पुरानी वैरायटी उससे कई गुना अच्छी गुण वाली वैरायटी मिल जाएगी। इसी को हम कहते हैं मास सिलेक्शन, क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना, ये किसान भी अपने खेत पे कर सकता है। लेकिन इससे जो संतान मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो विषम युग्मजी मिलेगी, मींस हेट्रोजाइगस प्रोजेनी आपको मिलेगी। और यहाँ पर मास सिलेक्शन के अंदर जो फीमेल पेरेंट है, क्लियर, फीमेल पेरेंट है, उसी की भूमिका होती है। और जो मेल पेरेंट या जो नर जनक है वो अनियंत्रित होता है, उसको किसी भी प्रकार से आप नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार नर का हो सकता है किसी दूसरे नर से क्रॉस होता जाए, क्लियर। तो यहाँ केवल ये मास सिलेक्शन में जो कंट्रोल्ड है या नियंत्रित है वो केवल फीमेल है, और मेल जो होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, पेरेंट। फिर कृत्रिम चयन की दूसरी जो मेथड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको कहा जाता है प्योर लाइन सिलेक्शन। तो प्योर लाइन सिलेक्शन, तो देखो ये जो है, ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप जो होती है, पर परागित फसलें होती है, उनमें इसका उपयोग ज्यादा होता है मास सिलेक्शन का। प्योर लाइन सिलेक्शन किसमें उपयोग होता है, जिसमें स्वपरागण ज्यादा होता है, सेल पोलिनेशन। जो सेल पोलिनेशन वाली जो क्रॉप्स होती है उनमें प्योर लाइन सिलेक्शन या शुद्ध वंशक्रम चयन का उपयोग किया जाता है, क्लियर। इसमें भी वही करना है, स्वपरागित फसलों को लगा दो, उसमें से फिर चयन कर लो, फिर अच्छे गुण वाले फिर लगा दो, फिर चयन कर लो, फिर उसमें से अच्छे गुण छांट लो, फिर लगा दो, फिर इस प्रकार आपको 8-10 पीढ़ी तक करना है, और आपको जो है वो क्या है, एक प्योर वैरायटी मिल जाएगी 8-10 पीढ़ी के बाद। और प्योर लाइन सिलेक्शन का ध्यान रखना भैया, प्योर लाइन सिलेक्शन किसने दिया था, तो प्योर लाइन सिलेक्शन दिया था, प्योर लाइन सिलेक्शन थ्योरी वो दिया था जोहानसन ने। किसने दिया था, जोहानसन ने 1903 में दिया था। ये प्योर लाइन सिलेक्शन जो थ्योरी है ये 1903 में जोहानसन ने दिया था। ये थ्योरी एक जो दी थी वो जोहानसन ने दी थी, ये इस चीज को ध्यान रखना। फिर एक होता है वो है क्लोनल सिलेक्शन। तो क्लोनल सिलेक्शन जो होता है ये ऐसी फसलों के लिए किया जाता है जिसमें कि आपको बीज की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसी फसलों के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो क्लोनल सिलेक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे गन्ना है, गन्ने में जनरली आप टुकड़े लगाते हो, आलू के टुकड़े लगाते हो, या फिर केला है, क्लियर, केला में आप स्वाद शक्कर का उपयोग करते हो, राइजोम का उपयोग करते हो। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्लोनल सिलेक्शन का उपयोग करते हैं, क्लियर। तो ये आपने देखा है सिलेक्शन या वरण, क्लियर। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होती है पादप प्रजनन की, क्लियर। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होती है, तो वो मेथड्स के बारे में पता रखना भैया, क्लियर। और कौन कौन सी मेथड्स होती है, तो एक माइक्रो प्रोपगेशन भी होता है, मीन्स सूक्ष्म प्रवर्धन, ये मेथड या विधि भी होती है। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो एक और मेथड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मीन्स किसी भी जीव का जो अनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, उसकी जो संरचना होती है, उसकी संरचना में हम क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके बदलाव कर देते हैं, क्लियर। जैसे आप अगर देखते हो बीटी कॉटन, क्लियर, तो बीटी कॉटन जो है ये क्या है भैया, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही रिजल्ट है,
है ना समझ में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके ही बीटी कॉटन बनाया गया है। इसमें बैसिलस थ्यूरोजेंसिस एक बैक्टीरिया जो जमीन के अंदर पाया जाता था, क्लियर, उसमें पॉइजनस कैरेक्टर होता था, मींस विष पैदा करने का क्या होता था, गुण होता था। तो वो जो विष पैदा करने वाला जो डीएनए के खंड में जहां टुकड़ा था, उस टुकड़े को वहां से निकाला और कॉटन के अंदर डाल दिया, आया ना समझ में, कॉटन के जीन के अंदर डाल दिया। तो इसीलिए इसका नाम कहा जाता है बीटी, मींस बैसिलस थ्यूरोजेंसिस, क्लियर। ये बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरोजेंसिस। ये जो जीन लिया गया है इसको किससे लिया गया है, तो ये जीन जो लिया गया है ये लिया गया है बैसिलस थ्यूरोजेंसिस नामक जो बैक्टीरिया जमीन या मिट्टी में पाया जाता है, उससे ये जीन लेकर कॉटन या कपास के अंदर डाला गया है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो फसलें तैयार होती है उनको पराजीनी फसल बोलते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसजेनिक फसल, क्लियर, याद रखना। कौन सी फसल, ट्रांसजेनिक फसल। तो अब आप मेरे को चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है। भैया ये जो फसल है ये भारत में सबसे ज्यादा ऐसी ट्रांसजेनिक फसल है जो कि सबसे ज्यादा एरिया में लगाई जा रही है अभी कमर्शियली। इसके अलावा दूसरी जो ट्रांसजेनिक फसलें हैं बीटी में है, वो अभी रिसर्च में, अभी तक उनको परमिशन नहीं मिली है। हाँ, तो निहाल वर्मा जी ने बता दिया है टोबैको, हाँ तंबाकू। तो सबसे पहली जो ट्रांसजेनिक फसल है मींस बीटी क्रॉप है, वो कौन सी है, तो मनुष्य ने सबसे पहली जो ट्रांसजेनिक फसल बनाई थी वो थी तंबाकू या टोबैको। इस चीज को ध्यान रखना। आजकल तो बहुत सारी फसलों पे काम हो रहा है, बन भी चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट परमिशन दे तो लोग मार्केट में उसको लाए और लगाना शुरू कर दें। तो ये होती है प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन। पादप प्रजनन भी आईसीआर के प्रथम डीजी का भी नाम याद रखना अगर पादप प्रजनन की बात हुई है तो, क्लियर। तो आईसीआर के प्रथम डीजी कौन थे, वो थे डॉक्टर बीपी पाल, क्लियर। तो डॉक्टर बीपी पाल क्या थे, एक प्लांट ब्रीडर थे। इस चीज को ध्यान रखना, मतलब डॉक्टर बीपी पाल का संबंध किससे है, तो उनका संबंध है पादप प्रजनक से, क्लियर। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, आप लोग बताना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, आप फटाफट इसका आंसर बताने की कोशिश करो भैया। हाँ, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, मिट्टी की मल्चिंग इसके लिए की जाती है। तो किसके लिए करते हैं भैया, तो मल्चिंग पेपर आजकल आपने देखा होगा कि मल्चिंग पेपर जो होता है, जो शीट होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 1 से 1.25 मीटर के लगभग होती है, क्लियर। और गेज जो होता है इसका जो पतलापन होता है बहुत mm में होता है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, कहीं पे मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया हूँ, तो जब याद आएगा मैं बताऊंगा। तो यहाँ ध्यान रखना। आपने देखा होगा आजकल खेतों में क्या करते हैं, इस टाइप से ये मल्चिंग शीट का उपयोग किया जाता है बेड के ऊपर, फिर उसमें होल बनाए जाते हैं और उसमें क्या करते हैं, फिर प्लांट को रोपा जाता है, प्लांटिंग, और अंदर ही क्या बिछाई जाती है, ड्रिप, क्लियर। तो इसकी क्या क्या प्रॉफिट है वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अगर आपको प्रॉफिट पता है तो आप बता सकते हो भैया। हाँ, तो यहाँ पर आप सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों ने, सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए, क्लियर। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखना। तो मिट्टी की जो नमी है उसको सुरक्षित करने के लिए क्या है, टोमेटो माउस होता है। किसी भी क्रॉप को लगा सकते हो भैया आप, मल्चिंग पर जो भी डिस्टेंस में बोई जाती है, क्लियर, उन सभी क्रॉप को लगा सकते हैं आप। मिर्च लगा सकते हो, टमाटर लगा सकते हो, बैगन लगा सकते हो, क्लियर। फ्लावर, फूल की खेती कर सकते हो। फल, पपाया जो होता है, कई आप देखते हो कि महाराष्ट्र साइड अगर आप जाओगे तो पपीता या पपाया इसके ऊपर लगाया जाता है मल्चिंग पे, है ना समझ में। तो काफी कुछ फसलें इस पे लगा सकते हैं। तो इसके क्या क्या, तो एक तो चलो यहाँ पर अब देखो, खरपतवार वृद्धि को प्रोत्साहित करने, तो ये वाला आंसर गलत है। यहाँ अगर क्या आ जाता, प्रोत्साहित की जगह क्या आ जाता, हतोत्साहित, मतलब खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए अगर आ जाता, नियंत्रित करने के लिए, तो ये वाला आंसर सही था। रिड्यूस्ड सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरकता कम करने के लिए, इससे मिट्टी की उर्वरकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और थोड़ा बहुत मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, घटती नहीं है ना समझ। क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण में जो नाइट्रोजन है, गर्मी के कारण जो नाइट्रोजन अमोनिया गैस में बदल के खेत से उड़ने वाली है, वो और क्या होगी, वो रुक जाएगी,
इस चीज को ध्यान रखना। और अगर देखो तो मल्चिंग क्या करती है, सॉइल के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखती है, मृदा का जो तापमान होता है उसको भी नियंत्रित करके रखती है, ठंड में गिरने नहीं देती, जिससे जैसे पाला वाली समस्या है थोड़ी हल हो जाती है। साथ ही साथ दूसरी जो समस्या है आपका जड़ों की वृद्धि, तो ठंड के समय अगर मान लो मिट्टी अगर ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो जड़ों की वृद्धि प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तो ठंड के समय क्या होता है कि मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो बनाए रखना, क्लियर, जिससे जड़ों की ग्रोथ अच्छी हो। खरपतवार भी नियंत्रित करती है, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है, आया ना समझ में, क्या दिया है, बढ़ाना, खरपतवार को बढ़ाना, ये गलत आंसर है, क्लियर। ये वाला जो दिया है मिट्टी की उर्वरकता कम करना, तो इससे तो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी, क्यों, खरपतवार कम हो जाएंगे तो फर्टिलिटी तो बढ़ेगी भैया। फिर वाष्पीकरण को प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है, क्यों, हाँ अगर ये उल्टा बोल देता कि वाष्पीकरण को कम करना तो सही था, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया इन्हें, प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये तीनों आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला, ये तीनों आंसर में थोड़ा सा आपको जो है ना, अच्छा कोई अगर मान लो जल्दीबाजी में आंसर टिक करेगा ना तो वो कर देगा हाथ, खरपतवार की वृद्धि को हतोत्साहित करना, अगर जल्दीबाजी में करेगा तो वो कर सकता है, कोई ज्यादा ये नहीं है, इसको भी कर सकता है वो, प्रोत्साहित को हो सकता है वो हतोत्साहित समझ ले, क्लियर। कभी कभी हो जाता है जल्दीबाजी में, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देते समय जल्दीबाजी नहीं करना है। तो बिल्कुल ये आपको करेक्ट बिल्कुल समझ में आ गया है। अब जो मल्चिंग होता है, मल्चिंग जिसको हिंदी में कहा जाता है पलवार, तो पलवार के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखना भी है। पलवार या मल्चिंग जो होता है ये दो टाइप का होता है, क्लियर। एक तो सिंथेटिक मल्चिंग का हम उपयोग करते हैं आजकल, पॉलीथीन शीट का, क्लियर। तो ये जो होती है इसको एक या दो फसलें में ही हम उपयोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसका उपयोग नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मल्चिंग खरपतवार नियंत्रित करती है, वाष्पीकरण से पानी को बचाती है, मतलब नमी का संरक्षण करती, कंजर्वेशन करती है, क्लियर, और सॉइल टेम्परेचर को मेंटेन करती है, और साथ ही साथ ये रोग और कीटों से फसल की रक्षा भी करती है, आया ना समझ में, क्यों, क्योंकि आप देखो भैया खरपतवार रुक जाएंगे तो सीधी सी बात है जो इंसेक्ट है उनका भी कंट्रोल होगा। और दूसरी चीज ध्यान रखना, जो मल्चिंग शीट होती है नीचे की साइड काली होती है, ऊपर की साइड वो सिल्वर होती है, और सिल्वर होने से सनलाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे मान लो ये मल्चिंग शीट है, ऊपर अगर सिल्वर कलर है तो जो सनलाइट होता है ये सनलाइट टकरा कर क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन होने से क्या है कि पत्ती के नीचे अधिकतर जो इंसेक्ट बैठे रहते हैं ना, वो पत्ती के नीचे छांव में बैठे रहते हैं, तो इससे पत्ती के नीचे वाली जो सरफेस है वो गर्म होती है, और यहाँ पर इंसेक्ट के लार्वा, प्यूपा, अंडे जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये चीज मल्चिंग का काफी लाभ है, बहुत ज्यादा लाभ है, इससे आपका जो कीटनाशी, खरपतवारनाशी और आपका जो फंजीसाइड्स हैं इनके खर्चे बच जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर आपने बहुत ही स्मार्ट तरीके से दिया, क्लियर। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भैया यहाँ आके आप कंफ्यूज हो जाओगे इस वर्ड में, लेकिन बिल्कुल आप लोगों ने जो है ना अपना पूरा पावर लगा दिया आंसर देने में, बिल्कुल बारीकी से समझा, देखा और पढ़ा और फिर आंसर दिया। तो जल्दीबाजी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप इसको बताओ भैया इसका क्या आंसर हो सकता है। हाँ, तो निम्न में से किस प्रणाली के तहत वर्तमान में खड़ी फसल की कटाई के से पहले अनुवर्ती फसल बोई जाती है, क्लियर। अनुवर्ती फसल मतलब उसके बाद लगाने वाली फसल। अभी एक फसल खड़ी है, इस खड़ी फसल में आप दूसरी फसल लगा रहे हो, क्लियर। तो ये किसमें किया जाता है, तो ये किया जाता है, देखो पहले हम एक एक को समझते हैं कि ये क्रॉप डाइवर्सन क्या होता है, क्लियर। क्रॉप डाइवर्सन क्या है, फसल विविधीकरण। तो फसल विविधीकरण या क्रॉप डाइवर्सन क्या होता है, तो इसका भैया इसका मतलब ये होता है कि हम जो ट्रेडिशनल क्रॉप लगा रहे हैं, आपने देखा होगा कि अब धीरे धीरे लोगों में क्या आ रहा है, सुधार आ रहा है, किसान के अंदर धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। वो क्या कर रहा है, वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से फसलों को लगाता है, वो क्लाइमेट नहीं देखता कि हमारे इधर ये चीज नहीं हो सकती, क्लियर, या हो सकती है, उसी हिसाब से लगाता है, नहीं। वो क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है और मार्केट की डिमांड को देख रहा है, साथ ही साथ रेट किसमें अच्छा मिल रहा है, तो वो ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर नई नई जो क्रॉप्स है उसको एडॉप्ट कर रहा है ताकि उसका इनकम या आय बढ़े।
आया ना समझ में। तो जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, मार्केट की डिमांड के हिसाब से अलग अलग क्लाइमेट में होने वाली फसलों को भी हमारे मतलब उसके लोकल में लगाने की कोशिश कर रहा है, और कर रहा है, सक्सेस कर रहा है। आया ना समझ में। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो उपयोग अलग अलग प्रकार की फसलों को अपने खेत में लगा रहा है। तो इसी को कहा जाता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर। सेकंड आपका है क्रॉप रोटेशन। तो फसल चक्र, फसल चक्र क्या होता है भैया आप सभी को पता है। क्लियर। हाँ, जागरूकता आ गई। हाँ, आएगी नहीं तो क्या है, अभी नहीं पाटीदार जी, जागरूकता आएगी नहीं तो क्या आएगा। क्लियर। फिर क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र। तो फसल चक्र आप सभी जानते हो भैया, फसल चक्र जो होता है वो क्या होता है, क्रॉप रोटेशन। तो फसल चक्र जो होता है फसलों को अदल बदल कर बोना। आया ना समझ में। फसलों को क्या करना आपको, मीन्स रोटेट करते रहना है। क्लियर। जिससे कि मृदा की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी है, वो कम नहीं हो, मृदा की उर्वरकता बनी रहे। क्लियर। और साथ ही साथ जो रोग हैं, कीट है, खरपतवार है, इनका जो आक्रमण भी हो फसल पे कम से कम हो। इसलिए क्या कर रहे हैं हम, फसलों को अदल बदल कर जो बोने का क्रम होता है उसी को कहा जाता है फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन। क्लियर। ये कल भी मैंने कल के लेक्चर में इससे क्वेश्चन आया था, नॉरफॉर्क 1730। क्लियर। उनको क्रॉप रोटेशन का क्या कहा जाता है, फादर नॉरफॉर्क को। तो ये ध्यान रखना भैया। फिर सिक्वेंशियल क्रॉप क्या होता है, जिसको अनुक्रमिक फसल कहा जाता है। तो अनुक्रमिक फसल का मतलब ये होता है कि भैया एक साल में आपको जो है 2 फसलें लेना है, ज्यादा से ज्यादा 3 लेना है, लेकिन उसमें से उस पूरे में, उस क्रम में, सीक्वेंस में एक आपकी मेन क्रॉप रहेगी और दूसरी जो रहेगी वो क्या रहेगी, एक सब्स्टिट्यूट क्रॉप रहेगी। तो इसी को कहा जाता है सिक्वेंशियल क्रॉप या अनुक्रमिक फसल। क्लियर। फिर रिले क्रॉप। तो रिले क्रॉप क्या होता है भैया, जो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो रिले क्रॉप का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, इस फसल, मान लो एक साल में कितनी फसलें लेना है आपको, 4 फसलें। और ये होता है एक रिले रेस के समान। रिले रेस आपने देखा होगा भैया, रिले रेस 400 मीटर का। क्लियर। तो आप सभी को पता है भैया रिले रेस में अभी कहाँ पीछे, पिछले कुछ सालों में कहीं ओलंपिक हुआ था, जहाँ आपने सुना होगा, वो कौन सी लड़की है, असम की है शायद। क्लियर। जिसको डिंगे एक्सप्रेस कहा जाता है, उसका हिमा दास गोल्ड मेडल लेके आई थी, आपको पता है भैया, रिले रेस में। तो रिले रेस में क्या होता है, 4 खिलाड़ी क्या करते हैं, दौड़ते हैं 100-100 मीटर, और दौड़ते हुए एक दूसरे को क्या करते हैं, वो जो उनके हाथ में क्या लकड़ी का टुकड़ा है, जो भी रहता है भैया, मेरे को आइडिया नहीं है, मैं खेलों में थोड़ी कम रुचि है। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो एक खिलाड़ी यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो यहाँ का खिलाड़ी दौड़ते जाएगा और दौड़ते ही दौड़ते दूसरे को क्या करेगा, अपने हाथ में से जो बम्बू रहता है वो पकड़ा देगा। फिर ये खिलाड़ी दौड़ते जाएगा, ये अगले को पकड़ा देगा, दौड़ते ही दौड़ते ये इसको पकड़ा देगा, ये इसको पकड़ा देगा। इसी को कहा जाता है रिले रेस। क्लियर। तो रिले रेस 400 मीटर की होती है, सब 100-100 मीटर दौड़ते हैं। आया ना समझ में। तो इसी प्रकार क्या किया है कि रिले रेस के समान ही यहाँ पर अगर देखो तो आपने फसल लगाई है, पहली फसल लगाई। क्लियर। फिर दूसरी फसल, देखो पहली फसल की जस्ट कटाई के दूसरे दिन लगा दी आपने दूसरी फसल। फिर दूसरी फसल कटी और कटने के बाद लगा दी तीसरी फसल, तीसरी फसल कटी और लगा दी चौथी फसल। इसको हम बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। लेकिन रिले क्रॉपिंग का ही एक परिवर्तित रूप है, जिसको क्या बोलते हैं, ये रिले का ही है, ये एग्जाम्पल रिले का ही है, लेकिन इसी को अगर थोड़ा सा और फास्ट कर दें तो वो भी रिले का ही प्रकार है, रिले क्रॉपिंग का ही, लेकिन उसको और एक स्पेशल नाम दिया है, जिसको बोला है ओवरलैपिंग। क्या बोला है, ओवरलैपिंग। आप लोगों ने देखा होगा ओवरलैपिंग, अब ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब कैसे। तो आपने क्या किया भैया, पहली फसल कटी नहीं और उसके पहले दूसरी बो दी, फिर दूसरी नहीं कटी उसके पहले तीसरी बो दी 10 दिन पहले, फिर ये नहीं कटी उसके पहले चौथी बो दी। इस प्रकार क्या किया आपने, एक साल में कितनी फसलें लगा दी, 4 फसलें। तो रिले और ओवरलैपिंग दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। जो रिले क्रॉपिंग है उसी को थोड़ा सा अगर मान लो और फास्ट कर दे, क्लियर, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहेंगे। क्लियर। और ये जो रिले क्रॉपिंग है, ये कंसेप्ट जो है सेयर्स ये बेंस ने दिया है। क्लियर। जो उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहां पर चूंकि सिंचाई के साधन पर्याप्त हैं, क्लियर, जैसे पंजाब, हरियाणा, क्लियर, उत्तर भारत है,
इन क्षेत्रों में क्या सिंचाई के साधन पर्याप्त होने के कारण वहां पर क्या कर सकते, एक साल में 4 फसलें लेना संभव है। क्लियर। तो वहां के लिए कंसेप्ट दिया था कौन सा, रिले कंसेप्ट। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। हाँ, शेर सिंह बेंस बिल्कुल सही। क्लियर। मोहित पाटीदार जी क्या बात है, बहुत बढ़िया दिया है। क्लियर। कटने से पहले बुआई करना, हाँ बिल्कुल सही है। जैसे मान लो ये आपका रिले तो है, रिले में आप क्या करोगे, कटेगी जस्ट कटने के बाद में लगा दोगे, फिर कटेगी फिर कटने के बाद में लगा दोगे, फिर कटेगी फिर कटने के बाद अगली फसल लगा दोगे। ऐसे एक साल में कितनी फसलें लगाना है, 4 फसलें। अब भैया कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि रिले क्रॉपिंग का सही तात्पर्य है एक वर्ष में 3 फसलें, एक वर्ष में 4 फसलें, एक वर्ष में 2 फसलें या एक वर्ष में 1 फसल। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में अगर रिले क्रॉपिंग का बोले या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग का बोले तो एक साल में 4 फसलें रिले क्रॉपिंग में ली जाती है। आया ना समझ में। लेकिन रिले क्रॉपिंग में सिंचाई के साधन भी पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त उर्वरक भी होना चाहिए, साथ ही साथ मजदूर की उपलब्धता भी होना चाहिए, सब चीजें होना चाहिए, तभी ये संभव है। और उत्तर भारत में देखो तो पानी की पर्याप्त सुविधा है, मजदूरों की भी उपलब्धता अच्छी है, मशीनरी भी बहुत वहाँ हेवी है, ज़्यादा मशीनरी का उपयोग करते हैं, फार्मर भी बड़े बड़े लार्ज फार्मर है। तो वहाँ के लिए शेर सिंह बेंस ने ये अवधारणा दी थी, कंसेप्ट दिया था। क्लियर। तो इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन तो आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा भैया बढ़िया तरीके से। इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा था ही नहीं, जो था वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता दिया है। तो इसके आसपास की चीजें भी क्या है, आप थोड़ी सी क्लियर करते रहो। तो अगर क्लियर करते रहोगे तो काफी कुछ चीजें क्या हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगी। हाँ, जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है भैया, कई लोग जो है ना इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। क्लियर। क्रॉपिंग सिस्टम समझ में आ जाता है, सब समझ में आ जाता है, लेकिन पैटर्न को लेके क्या है वो हमेशा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, तो अलग अलग फसलों को एक निश्चित अनुक्रम में एक निश्चित समय पर बोना, उसी को कहा जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्लियर। अलग अलग जो फसलें होती है उनको एक निश्चित अनुक्रम में, एक सीक्वेंस में, एक निश्चित समय पर बोना। क्लियर। जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे, साथ ही साथ किसान को भी आर्थिक लाभ हो, इसी को कहा जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पैटर्न में हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। वो कौन कौन से पैटर्न होते हैं, तो पैटर्न में एक तो होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब आप क्या करते हो, 2 या 2 से अधिक फसलों को क्या करते हो, उनके बीजों को मिक्स करके या फिर बिना मिक्स किए क्या करते हो आप, लाइनों में अलग अलग लेकिन एक ही खेत में क्या करते हो, आप बोते हो। क्लियर। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग ये भी एक पैटर्न है। क्लियर। दूसरा अगर देखो तो आपका इंटर क्रॉपिंग मतलब पंक्तियों के बीच में खेती करना। क्लियर। जनरली जो फल वृक्ष होते हैं, तो फल जैसे मान लो कोई फल का बगीचा है तो उनके बीच में क्या करते हैं, हम कुछ फसलें लगा देते हैं। जब तक उनमें वो वृक्ष बड़े नहीं होते, फल देने नहीं लगते, तब तक क्या करते हैं, उनके बीच में हम खेती करते हैं। तो इसको इंटर क्रॉपिंग, ये भी एक पैटर्न है। क्लियर। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये जो क्रॉप रोटेशन है, मीन्स फसल चक्र, ये भी क्या है, एक क्रॉपिंग पैटर्न ही है। क्लियर। तो यहां ध्यान रखना भैया कि निश्चित समय में फसलों को एक निश्चित अनुक्रम या सीक्वेंस में लगाना। क्लियर। जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे और साथ ही साथ किसान को भी आर्थिक मुनाफा हो, तभी हम इसको क्या कहेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न कहेंगे। नहीं तो कई लोग क्रॉपिंग पैटर्न में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, पीत क्रांति का संबंध क्या है, तो भैया पिछले लेक्चर्स में मैं इसके बारे में काफी कुछ समझा चुका हूं। अब आप लोग खुद आंसर दो भैया इसका। क्लियर। क्रॉपिंग पीत क्रांति क्या है, बताओ आप लोग, फटाफट बताओ, इसका आंसर निकाल के दो मुझे। क्लियर। ये जो रेवोल्यूशंस हैं, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, मीन्स पीत क्रांति का संबंध है। तो पीत क्रांति का संबंध किससे है वो आप सभी को पता है। तो आप में से सब लोगों ने बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दिया।
वो है सी वाला आंसर। क्लियर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप मेरे को ये बता दो, इसका फादर बता दो कौन है। क्लियर, आपने सब आंसर दे दिया है। अब आप मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि जो तिलहन क्रांति थी, क्लियर, या पीत क्रांति जिसको येलो क्रांति भी कहा जाता है, इसके फादर कौन है। क्लियर, तो इसके फादर बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आशीष अहिरवाल जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, सेम पित्रोदा। क्लियर, हाँ, इसका मतलब आपने पिछला जो लेक्चर है वो बिल्कुल सही। हाँ, साक्य जी नहीं पता हो गया, सेम पित्रोदा। अब छुपा हुआ कुछ नहीं है, सेम पित्रोदा क्या है, ये येलो रेवोल्यूशन के क्या है, फादर है। क्लियर, ध्यान रखना। आलू उत्पादन, इस क्रांति का नाम क्या है। क्लियर, आलू उत्पादन जो होता है वो कौन सी क्रांति में होता है, अंडा उत्पादन। हाँ, ये तो राउंड रेवोल्यूशन हो गया अब पोटैटो प्रोडक्शन। क्लियर, नेक्स्ट जो अंडा उत्पादन, क्लियर, एग प्रोडक्शन। हाँ, अभिनय पाटीदार जी ने फिर करेक्ट आंसर दिया, रजत क्रांति जिसको सिल्वर रेवोल्यूशन कहते हैं। कौन सी है, सिल्वर रेवोल्यूशन। क्लियर, हाँ, सिल्वर रेवोल्यूशन बिल्कुल। और मैंने आपको इसका फादर नहीं, इसका मदर आएगा। सिल्वर रेवोल्यूशन या जो अंडा उत्पादन क्रांति है उसका जो मदर है वो कौन सी है, इंदिरा गांधी। क्लियर, मैंने आपको बताया तभी है, इसकी जो मदर है वो क्या है, इंदिरा गांधी है। इस चीज को ध्यान रखना, रजत क्रांति। क्लियर, फिर देखो, अच्छा जूट उत्पादन का बताओ। जूट उत्पादन जो है वो किस क्रांति से संबंधित है, कौन से रेवोल्यूशन से संबंधित है। जूट उत्पादन जो है वो कौन से रेवोल्यूशन से संबंधित है। तेन वासुरेज बिल्कुल करेक्ट, गोल्डन फाइबर। आया ना समझ में, केवल गोल्डन मत बोल देना, गड़बड़ हो जाएगा। आया ना समझ में। मैं आपको पिछले जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि गोल्डन रेवोल्यूशन जो होता है वो शहद और बागवानी से रिलेटेड है। शहद उत्पादन और बागवानी फसल उत्पादन से है। क्लियर, जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर प्लस हनी बी, इससे दोनों से रिलेटेड है गोल्डन रेवोल्यूशन। और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन आपका जो रिलेटेड है, गोल्डन फाइबर, गोल्डन अलग है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन अलग है। ये है जूट रेशा उत्पादन से। आया ना समझ में, तो ये चीज ध्यान रखना, जूट रेशा उत्पादन से आपका जो रिलेटेड जो रेवोल्यूशन है वो है आपका गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, जूट उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है। केवल सिल्वर तो आपने बता दिया अंडा उत्पादन से, लेकिन सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। हाँ, निहाल वर्मा जी बिल्कुल करेक्ट, कॉटन। क्लियर, कॉटन से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर, सिल्वर है एक प्रोडक्शन से, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो होता है वो किससे है, तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन आपका किससे संबंधित है, वो कपास उत्पादन से। रेशम से नहीं है भैया, रेशम से अभी नहीं, कहाँ आ गए, रेशम से नहीं है, कॉटन से, कॉटन रेशा प्रोडक्शन से। अच्छा, रेनबो रेवोल्यूशन, रेनबो इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी अभी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है भैया। रेनबो रेवोल्यूशन, इंद्रधनुष क्रांति, ये किससे संबंधित है बताओ आप लोग। हाँ बढ़िया, ये कोविड काल में आप दिन भर जो है ना आपका दिमाग फालतू रहता है, फालतू दिमाग शैतान का घर रहता है, तो शाम को क्या करते हैं आप, मस्तिष्क से संबंधित आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो। ये थोड़ी 1-1.5 घंटे की आपकी मानसिक एक्सरसाइज होती है। इससे क्या होता है, कुछ समय के लिए आप कोरोना वोरोना सब भूल जाते हो, अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हो। सौरभ तिवारी जी ने बोल दिया भैया सतरंगी क्रांति, हाँ रेनबो, वही 7 रंग वाली क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। क्लियर, मेंस सभी जितनी भी क्रांतियां हैं। क्लियर, वासुरे जी केसर से, केसर से कहां आ गया भैया, केसर से तो सेफ्रॉन रेवोल्यूशन है। कौन सी, सेफ्रॉन, सेफ्रॉन रेवोल्यूशन है वो केसर से संबंधित है। क्लियर, हाँ, ऑल रेवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ जितनी भी एग्रीकल्चर की रेवोल्यूशंस है, क्लियर, जितनी भी क्रांतियां उनको सबको एक साथ क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, एक साथ सभी को बढ़ाना। जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फिर आपका फॉरेस्ट्री है, क्लियर, एनिमल है, पोल्ट्री है, क्लियर, आपका फिर जो शुगर केन प्रोडक्शन है और फिशरीज है,
ये सभी की जितनी भी क्रांतियां, सभी की जितनी भी रेवोल्यूशन है, इनको सबको एक साथ क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, इनको बढ़ाना। क्लियर? खाली एनिमल और क्रॉप नहीं, सब आ जाएगा इसमें। फॉरेस्ट्री भी आ गया, पोल्ट्री भी आ गया, आपका एग प्रोडक्शन भी आ गया, फिशरीज भी आ गया। क्लियर? और हॉर्टिकल्चर भी आ गया। टोटल ऑल इन वन रेवोल्यूशन इज रेनबो रेवोल्यूशन। अच्छा, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन बताओ, एवरग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? एवरग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? एवरग्रीन रेवोल्यूशन सदाबहार क्रांति। एवरग्रीन हिंदी में क्या बोलेंगे? सदाबहार क्रांति। क्लियर? किससे संबंधित है? बताओ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भैया। क्लियर? एवरग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? खाद्यान्न उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाना। क्लियर? एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये वर्ड दिया था किसने? तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ड दिया था, ये एमएस स्वामीनाथन ने दिया था। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना, ये शब्द एमएस स्वामीनाथन ने दिया था। और जितनी भी अनाज वाली क्रॉप्स है, मीन्स फूड क्रॉप्स, ऑल फूड क्रॉप्स, जितनी भी फूड क्रॉप्स है, मीन्स खाद्यान्न फसलें, उनका उत्पादन बढ़ाना, साथ ही साथ क्या टारगेट करना कि इनकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, प्रोडक्शन भी बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना। इसी को कहा जाता है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर? और एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ड दिया है वो किसने दिया है? तो भारत के जो हरित क्रांति के जनक है, जिनका नाम है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। क्लियर? इन्होंने क्या है, एवरग्रीन वर्ड दिया है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति। 1970 में सबसे पहले, अच्छा 1970 के 5 साल पहले 1965 में एनडीडीबी की स्थापना हो चुकी थी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्लियर? वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या एनडीडीबी की स्थापना 1965 में इसीलिए की थी, एनडीडीबी। क्लियर? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहां पर है ये? तो आप सभी को पता होगा, आनंद, गुजरात में। क्लियर? इसकी स्थापना इसीलिए की थी ताकि आगे जो व्हाइट रेवोल्यूशन है इसका प्लान किया जाए। और इसके जस्ट 5 साल बाद आईडीसी, इंडियन डेयरी कारपोरेशन की स्थापना की गई। आईडीसी, क्लियर? इंडियन डेयरी कारपोरेशन कब? 13 जनवरी 1970। क्लियर? आईडीसी की स्थापना की गई और यहां से श्वेत क्रांति की शुरुआत हो गई। हाँ, दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली। आईडीसी की कहां स्थापना की गई है? तो वो न्यू दिल्ली, आप सभी को पता होना चाहिए। क्या बात है, अभिनय पाटीदार जी फटाफट आ रहा है आंसर। तो ये मैक्सिमम जो रेवोल्यूशन है इनमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। जैसे गोल्डन रेवोल्यूशन अलग है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन अलग है। क्लियर? सिल्वर रेवोल्यूशन अलग है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन अलग है। रेनबो रेवोल्यूशन अलग है, एवरग्रीन रेवोल्यूशन अलग है। तो इनके बीच में डिफरेंट, आपको थोड़ा वहां जल्दीबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है। अच्छा, एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एडिबल ऑयल प्रोडक्शन करने वाला जो, और उसकी जो क्वालिटी मेंटेन करने वाला, क्लियर? मींस उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल भी करता है वो एडिबल ऑयल की। क्लियर? क्वालिटी को भी कंट्रोल करने का अधिकार उसके पास है। और साथ ही साथ वर्ल्ड में सबसे जो हाईएस्ट एडिबल ऑयल प्रोडक्शन करने वाली कंट्री कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। बताओ भैया, कौन सी कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल, खाद्य तेल उत्पादक करती है? क्लियर? हाँ, आशीष अहिरवार जी, जितेंद्र वासुरे जी ने बताया कनाडा, और आशीष अहिरवार जी बता रहे हैं रशिया। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर भैया कनाडा है। क्या है? कनाडा है, रशिया नहीं है। क्या है? कनाडा है। इस चीज को ध्यान रखना। रशिया में सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा तेल उत्पादन होता है? तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो खनिज तेल है, खनिज तेल मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम खनिज तेल, ये सबसे ज्यादा पेट्रोल का प्रोडक्शन करने वाला कंट्री वो रशिया अभी एट प्रेजेंट में। क्लियर? और खाद्य तेल सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करने वाला कंट्री वो है कनाडा। इस चीज को ध्यान रखना। हो गया? चलो ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आप में से कोई अगर नया अगर जुड़ा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब चैनल वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबाना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना। क्लियर? तो हम लोगों ने काफी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। क्लियर? तो आंसर आपने सबने बढ़िया दिया है। कनाडा, रसिया मत दो भैया, रसिया जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला कंट्री। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर ध्यान रखना भैया, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 99%। क्लियर? 99% जो पानी होता है वो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, लॉस हो जाता है। केवल 1% पानी ही पौधे क्या करते हैं, अपने जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें उपयोग करते हैं। क्लियर? कैसे? तो आपको पता होना चाहिए जो वाष्पोत्सर्जन होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि पौधे का जो एरियल पार्ट्स होता है, एरियल पार्ट्स में भूमि के ऊपर वाला जिसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, मीन्स जमीन के ऊपर वाला भाग, चाहे वो तना हो, पत्ती हो, क्लियर, शाखाएं हो, फूल हो, फल हो, इन सभी से पानी क्या होता है, वाष्प के रूप में इनमें स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा से पानी क्या होता है, भाप बनकर उड़ता है, रंध्र होता है, इसी को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। और जमीन या तालाब या समुद्र की सतह से अगर पानी वाष्प बन के अगर उड़ेगा तो वो वाष्पीकरण है, वो क्या है, वो इवेपोरेशन है। यहां हम बात कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन की, वाष्पोत्सर्जन की। क्लियर? तो वाष्पोत्सर्जन का डेफिनेशन याद रखना। क्लियर? अब यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो आप सभी को पता है भैया। क्लियर? वो कौन सा होता है, तो सबसे पहला जो है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन इसको कहा जाता है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। कौन सा? स्टोमेटल। मतलब ये कहां पर होता है, तो पत्ती से। क्लियर? किससे होता है, पत्ती से। पत्ती आप सभी ने देखी है, पत्ती पर क्या होते हैं, जो रंध्र होते हैं, इन रंध्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इन स्टोमेटा से जो पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और पौधे में लगभग 90% जो होता है, कितना, 90% वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन ही होता है। टोटल 99% करके बताऊंगा मैं आपको कैसे आया। फिर दूसरा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, जिसको कहा जाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अब ये जो क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो पौधे का जो पत्ती होता है वो पत्ती के ऊपर और बाकी शाखाएं सभी के ऊपर, पौधे का जो एरियल पार्ट है उस पे क्यूटिकल की परत होती, चमड़ी होती है। उस चमड़ी के टूटने से भी पानी अंदर से वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो इसको कहा जाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्लियर? और लगभग 9 to 10% जो होता है वो ये होता है। आया ना समझ में? क्लियर? आप सीधा अगर 8 to 9% आप इसको बोल सकते हो, कितना, 8 to 9% ये वाला वाष्पोत्सर्जन होता है। और थर्ड जो होता है, तीसरा जो होता है वो है वात रंध्रीय। क्लियर? वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है जिसको कहा जाता है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। कौन सा? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। और ये लगभग होता है 0.1%। क्लियर? तो इस प्रकार अगर यहां से देखो तो 90 और 9 और 0.1, तो ये लगभग आपका कितना हो गया, 99% जो पानी है जितना पौधे ने एब्जॉर्ब किया है, खींचा है जमीन से, उसका लगभग 99% तो पौधे ने क्या कर दिया, वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया। क्लियर? यहाँ जो तने पर जो रंध्र होते हैं, ये कहां पर रंध्र होते हैं, तो ये ध्यान रखना, तने पर जो रंध्र होते हैं उनको लेंटिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेंटिकल। क्लियर? पत्ती पर जो रंध्र होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना। वाष्पोत्सर्जन के बारे में ध्यान रखना भैया। कॉर्टिस नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा है, तो वाष्पोत्सर्जन को क्या कहा है, आवश्यक बुराई। क्यों कहा है आवश्यक बुराई? क्योंकि भैया ये जरूरी भी है और बुराई भी है। मतलब
आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये पौधे की बहुत सारी क्रियाओं में मदद करता है। जैसे वाष्पोसर्जन के कारण ही पौधों के अंदर प्रेशर बनता है, जिससे उसके मूल रोम क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, खनिज लवण खींचते हैं। फिर दूसरा जो होता है कि पानी ऊपर जाइलम से ऊपर बड़े बड़े जो लंबे वृक्ष है उनमें कई मीटर की ऊंचाई तक पानी को खींचना, वो भी वाष्पोसर्जन के कारण ही संभव होता है। क्लियर? तो वाष्पोसर्जन जरूरी भी है, साथ ही साथ वाष्पोसर्जन क्या करता है, पौधे का जो टेम्परेचर मेंटेन करता है, तापमान नियंत्रित करता है, तो ये अच्छा भी है। और साथ ही साथ भी पौधे को जितना पानी मिला उसमें से 99% तो वो क्या कर दिया, भाप के रूप में उड़ा दिया, तो ये नुकसान भी हो रहा है, जल की हानि हो रही है। तो वाष्पोसर्जन जरूरी भी है और बुराई भी है, इसका लाभ भी है, हानि भी है। तो इसको कहा जाता है नेसेसरी इविल, मीन्स आवश्यक बुराई। ये कॉर्टिस नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या है, इसको एक टर्म दी थी। हाँ, वाष्पोसर्जन को मापने के लिए तो आप सभी को भी यह पता है किसका उपयोग करते हैं, पोटोमीटर। पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है किसको मापने के लिए, वाष्पोसर्जन को मापने के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्लियर? हाँ, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज आप मेरे को बताओ, अगर मान लो हवा की गति तेज रहेगी, मान लो तेज हवा चल रही है, तो पौधे से ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? क्लियर? तो आप मेरे को चैट सेक्शन में लिख के बताओ, अगर हवा की गति तेज है तो हवा की गति तेज होने पर जो वाष्पोसर्जन होगा वो वाष्पोसर्जन की दर बढ़ेगी। क्लियर? इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, बढ़ेगी या घटेगी, बताओ। हाँ, हवा की गति अगर तेज होगी तो शैलेश मिश्रा जी बता रहे हैं ज्यादा होगी। हाँ, हवा की गति बढ़ने से वाष्पोसर्जन की दर भी, ट्रांसपीरेशन रेट भी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखो कि वाष्पोसर्जन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। जो पौधे के 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं, उसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो वाष्पोसर्जन या ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है? वो भी चैट सेक्शन में लिख के बताओ भैया। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है। हाँ, वाशुरे जी बताया पोटेशियम के, बिल्कुल सही। ये जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन बार बार किसी न किसी कंपटीशन, एग्रीकल्चर की कंपटीशन में बार बार आते हैं। यही क्वेश्चन आते हैं, दूसरे कहीं नहीं आते। जैसे मैं वाष्पोसर्जन, तो वाष्पोसर्जन के आसपास की चीजें, इसके पहले भी वाष्पोसर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मैं बहुत अंदर डीप तक समझाया था। अब उतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप पुराना वीडियो देख लेना, उसमें वाष्पोसर्जन के बारे में काफी कुछ मिलेगा। यहाँ मैं आपको खास खास मेन चीजें आपको, चलो बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो अब आपको क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है, आपको कुछ पूछना हो ट्रांसपीरेशन से तो पूछ लो भैया, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बताओ फटाफट, चैट सेक्शन में लिख के बताओ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय मिट्टी की पीएच खलिस्तान मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल कैन बी रेज्ड बाय एडिंग। क्लियर? तो आप लोग बताओ भैया फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। यहां ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको पूछा है अम्लीय मिट्टी का पीएच किसको मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। आपको बढ़ाने का बोला है, क्या पूछा है, बढ़ाना है आपको। क्वेश्चन को बारीकी से समझना, तब जाके आंसर देना। ऐसा नहीं कि बस केवल एक वर्ड पढ़ के आप आंसर दे दिए, वो गलती नहीं करना। ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना, यहाँ तो आप फटाफट आंसर दे देते हो, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो वहां न जाने क्यों कंफ्यूज हो जाते हो आप। क्या मालूम कि प्रेशर रहता है आपके सिर पे, इसके कारण कंफ्यूज हो जाते हो, या फिर हो सकता है कि वहां आप जल्दीबाजी करते हो, खुशी का ठिकाना नहीं होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, और खुशी के कारण आप पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते, पूरा आंसर भी नहीं पढ़ पाते, और जैसे ही अम्ली देखा धड़ाधड़ दिया आंसर। आया ना समझ में? से हर किसी का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। अम्लीय मिट्टी, तो भैया यहाँ ध्यान रखना, आप अगर मिट्टी में चूना डालोगे तो उसका पीएच हमेशा बढ़ेगा। क्लियर? तो चूना डालने से पीएच बढ़ता ही है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। वैसे भी आपको पता है कि अम्लीय मिट्टी में अगर आप चूना डालोगे तो अम्लीय मिट्टी का पीएच क्या होता है, <7। अगर आप इसमें चूना डालोगे तो चूना डालने से धीरे धीरे क्या होगा, मान लो एक एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल का पीएच अगर 4 है, इस चूना डालेंगे थोड़ा 5 हो जाएगा, बढ़ेगा, क्षारीयता की ओर जाएंगे, फिर और चूना डालेंगे 6 हो जाएगा, वो डालेंगे 7 हो जाएगा, वो डालते जाओ तो 8 8 8 9 10 बढ़ते जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज को ध्यान रखना कि जब भी आप अम्लीय मिट्टी में चूना डालोगे, अच्छा चूना के अलावा और क्या क्या डाल सकते हैं। चलो अम्लीय मिट्टी का पीएच बढ़ाना है। क्लियर?
अम्लीय मिट्टी का पीएच बढ़ाना है या अम्लीय मिट्टी को सुधार करना है। अभी आपका अम्लीय मिट्टी जैसे ही बोला मतलब पीएच 7 से कम है। अब मुझे चूना के अलावा और क्या चीज है जिसको डाल के मैं इसके पीएच वैल्यू को बढ़ा सकता हूं? तो आप चैट सेक्शन में लिख के बताओगे सर अगर चूना नहीं है तो हम ये डाल सकते हैं, इससे भी क्या है आपका पीएच बढ़ जाएगा। हो सकता है कभी कभी वो ऑप्शन में जो है वो चूना नहीं दे, तो फिर क्या करोगे? तो दूसरे ऑप्शन भी आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो निहाल वर्मा जी बोले सर डोलोमाइट, हाँ ये मैग्नीशियम का जो मिनरल होता है। ध्यान रखना चूना अगर नहीं है तो आप डोलोमाइट का भी उपयोग कर सकते हो। क्लियर? डोलोमाइट एक खनिज है, CaCO3 इंटू MgCO3, ये इसका सूत्र होता है। ये मैग्नीशियम का मुख्य खनिज होता है। हाँ, पूरा सूत्र ध्यान रखो। कैल्शियम कार्बोनेट तो खड़िया है, हाँ खड़िया। आप इसकी जगह एक और उपयोग कर सकते हो, क्या है? खड़िया। क्लियर? खड़िया या चौक। क्लियर? तो खड़िया का भी उपयोग कर सकते हो। खड़िया का सूत्र CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रॉक फॉस्फेट भी डाल सकते हैं भैया, रॉक फॉस्फेट। क्लियर? रॉक फॉस्फेट भी हम डाल सकते हैं, डोलोमाइट डाल सकते हैं, खड़िया डाल सकते हैं जिसको चौक कहा जाता है, रॉक फॉस्फेट जो होता है, क्लियर, इसको भी डाल सकते हैं। क्लियर? तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? चूना नहीं है, अगर चूना में भी वो अलग अलग चूना बोल देता है, बोले एक बुझा हुआ चूना एक बिना बुझा चूना, तो जो बिना बुझा चूना होता है उसका ध्यान रखना भैया, ये होता है सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड। आया ना समझ में? इसको क्या कहा जाता है? बिना बुझा चूना। और जो बुझा हुआ चूना है वो है CaOH होल ट्वाइस, ये है आपका बुझा हुआ चूना। तो ध्यान रखना इनमें से किसी को भी आप डाल दो तो अम्लीय मिट्टी का सुधार होगा। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। बाकी रेत का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। यूरिया एसिडिक होता है भैया, अगर बार बार यूरिया डालोगे खेत में तो खेत और अम्लीय हो जाएगा, मतलब पीएच और घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये अम्लीय उर्वरक होता है, इसकी जो एसिडिटी होती है लगभग 80 होती है, 80। क्लियर? फिर जिप्सम, तो जिप्सम आपको पता है भैया, इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अगर जिप्सम डालोगे तो जिप्सम पानी से क्रिया करेगा H2O से और क्या बना लेगा? H2SO4 बना लेगा। और H2SO4 क्या होता है? एक एसिड है। तो एसिड अगर बनेगा तो यहाँ अम्लीयता और बढ़ेगी, मीन्स पीएच मान घटेगा, 7 से कम होगा। तो जिप्सम का उपयोग तो क्षारीय मिट्टी के सुधार में करते हैं, मतलब पीएच को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। किसका? जिप्सम का उपयोग। क्लियर? तो जिप्सम है आपका, शीरा है, क्लियर, मोलेसस जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग भी क्या करते हैं? पीएच को कम करने के लिए करते हैं। यहां पर आपको बोला है कि पीएच बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करेंगे। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये, हाँ ढेंचा की फसल भी आप लगा सकते हो। क्लियर? क्षारीय मिट्टी की सुधार के लिए। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब आप लोग जो है एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूं। क्लियर? जिप्सम का ध्यान रखना भैया, जिप्सम किस में उपयोग करेंगे? तो जिप्सम का उपयोग क्षारीय मिट्टी के सुधार में करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए एक छोड़ के जाता हूं जो कल हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो जड़ का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज लवण का अवशोषण करता है? क्लियर? तो आप लोग ये कल बिल्कुल आप इसके बारे में पढ़ के भी रखना, आंसर को बिल्कुल तैयार करके भी रखना। हाँ, अब बारी आती है आपसे विदाई लेने की। क्लियर? इच्छा तो नहीं हो रही है, और भी इच्छा हो रही कि आगे और क्वेश्चन डिस्कस करें, लेकिन आपका जो है डाटा पिकअप वो आपका साथ नहीं देगा। आप व्यस्त रहो, मस्त रहो, अपने दिमाग को बिल्कुल बिजी रखो, साथ ही साथ स्वस्थ रहो। इसी के साथ विदाई लेते हैं। आप सबको शुभ रात्रि, जय हिंद।